क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय क्वांटम नंबर्स? क्या होता है ये? कुछ तो बोलो। हाँ, सारा इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखोगे? क्या होता है क्वांटम नंबर्स? सुने हो कहीं नाम? तुम फिजिक्स में भी पढ़े होगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े, दो दो बार पढ़े फिर भी नहीं बता रहे हो। फिजिक्स में मुझे लगता है इसी साल पढ़े होगे। मॉडर्न फिजिक्स तो इसी साल था ना, 12th में ही था। तो बताओ क्या होता है? लोकेशन और एड्रेस बताने में ये क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है। यही होता है ना। और ये क्या होता है बेसिकली? कितने नंबर्स होते हैं यहाँ पर? टोटल 4 होते हैं, है ना। तो कहते हैं भी कि ये एक 4 नंबर का सेट है, 4 क्वांटम नंबर्स का क्या है, सेट है, जो कि क्या बताता है? कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि 3 का मेजर यहाँ पर रोल होता है। आपको भी पता होगा, एन का, एल का और एम का। दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, NLM, है ना, इस तरीके से। और लास्ट वाला जो है वो स्पिन बताता है कि स्पिन क्या है ना, कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। छोटा सा एग्जांपल समझो कि अगर मान लो किसी आदमी का अगर एड्रेस की बात करते हैं तो बोलते हैं कि पहला एड्रेस हम बोले कि रांची, दूसरा एड्रेस जैसे यहाँ का हम बात करें किलबर्न कॉलोनी, किलबर्न कॉलोनी में भी बहुत सारे बिल्डिंग है, तो फिर क्या बोल रहे हैं हम लोग? बायोम। तो इस बिल्डिंग में एग्जैक्ट यहाँ पर कोई भी आकर के, जैसे तुम्हारा ये एड्रेस पता करना, तो यहाँ पर आदमी आराम से पहुँच जाएगा। तो कंप्लीट एड्रेस कैसे पता चल रहा है? इन तीनों से। दैट इज सिटी कौन सा है, कॉलोनी कौन सा है, और यहाँ पर कौन से क्लासरूम में या बिल्डिंग में कौन सा है। ओरिएंटेशन एड्रेस नहीं बताता उसका, वो ओरिएंटेशन बताता है। जैसे मान लो इस कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है ना, मान लो इस कुर्सी पर, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पर बैठे, तो उसका फेस किधर किधर रहेगा? तुम्हारी तरफ। अगर इस कुर्सी को हम घुमा दें, लोकेशन तो वही है, तो ये उसका एड्रेस नहीं बताता। ये बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बेसिकली यहाँ पर क्वांटम नंबर जो होते हैं ये उसका एड्रेस बताता है। तो लिखना कि इट इज सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स which gives the complete address of an electron, which gives the complete address of an electron। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट एड्रेस है वो इन चारों के मदद से होता है, सिर्फ एक के मदद से नहीं होगा। सीधे अगर हम बोल देंगे कि चले जाओ यहाँ पर रांची और उस आदमी को खोज लो, तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा? बहुत टफ होगा। आपको जब तक उसका क्या ना 2-3 एड्रेस उसके पता होने चाहिए, कौन से कॉलोनी में, कौन से पोस्ट ऑफिस में है, उसका बिल्डिंग क्या है या फ्लैट नंबर क्या है। तो अगर कोई भी कुरियर वगैरह मंगाते हो तो इतनी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता होगा, तभी कंप्लीट एड्रेस जो होता है वो क्या होता है? पता चल पाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी टोटल 4 यहाँ पर यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं N, L एंड M। यही जो होते हैं ये मेजर एड्रेस बताने में काम करते हैं। तो एग्जैक्ट जो एड्रेस अगर की हम बात करते हैं ये क्या करता है? NLM, यही बोले थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर क्या याद करना है? N ऑर्बिट होता है, L जो होता है वो एजिमुथल होता है, M क्या होता है? मैग्नेटिक होता है। तो ये क्या बताता है? उसका एड्रेस या लोकेशन। और एक लास्ट में जो स्पिन के बारे में बात करते हैं ना, तो ये स्पिन उसका क्या बता रहा है? ये ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है कि वो जो लोकेशन है वहाँ पर वो कैसा है। ये कुर्सी के बारे में सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लोकेशन इसका फिक्स्ड है ना। ये कुर्सी अब इसका फेस मेरे साइड में, इसको घुमा दे तो तुम्हारे साइड में हो जाएगा। ये कौन बताता है? स्पिन। लेकिन ये स्पिन बता रहा है, ये उसका एड्रेस नहीं बता रहा। तो एड्रेस बताने में सबसे ज़्यादा रोल किनका होता है? ये इन सब चीज़ों का होता है। इसको लिखो, फिर अब आएंगे हम लोग समझाने।
लिख लिए इसको। लिखना, there are four types of quantum numbers. There are four types of quantum numbers. Quantum numbers means फर्स्ट वन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड वन azimuthal quantum number. Third one is magnetic quantum number, and the last one, that is fourth one, इसका क्या नाम है, spin quantum number. तो ये 4 क्वांटम नंबर है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, और किसी के भी एड्रेस बताने में ये सबसे बेहतरीन तरीके की ऑर्डर वाइज बताता है कि ये क्या है। तो इसी चीज़ को अगर हम समझाते हैं, अगर मान लो कि किसी आदमी का एड्रेस अगर हम बताना हो तो सबसे पहले उसका क्या बताएंगे, वो कौन से सिटी में, दूसरा कौन से पोस्ट ऑफिस में भेजना उसको, फिर कौन से हाउस या जो बिल्डिंग होगा उस बिल्डिंग का एड्रेस। अब उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे फ्लोर हो, बहुत सारी चीज़ें हो, तो एग्जैक्ट किस घर में, मान लो किसी अपार्टमेंट की बात करते हैं तो हर अपार्टमेंट में देखे होंगे कि एक फ्लोर पे 4-5 रहते हैं इस तरीके से, तो उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में कौन से फ्लोर कौन सा, जैसे आप देखे होंगे कि फ्लैट नंबर 305, इसका मतलब है कि थर्ड फ्लोर में 5वां जो फ्लैट है, फ्लैट नंबर 400 कुछ है, फ्लैट नंबर 210 है, इसका मतलब सेकेंड फ्लोर में जो 10 नंबर का घर है उसमें जाकर के आपको देना है। तो बेसिकली अब हम लोग फाइनली कहाँ पर आ रहे हैं, दैट इज हाउस बिल्डिंग पर इस तरीके से आ गए। और ये किसको बता रहा है कि ये स्पिन का मतलब ये इधर है या उधर है, इस तरीके से। तो ये टोटल आपको बता रहा है सो दैट कि अगर इतना लोकेशन बता दे, मान लो तुम्हारे गांव से कोई या कोई रिलेटिव आने वाले, तुम उसको सिंपल इतना लोकेशन बता देना कि रांची आ जाइए, रांची में यहाँ पर आ जाइए और ये मेरा फ्लैट नंबर है, ये फ्लैट है, तो वो आदमी उस लोकेशन पे पहुँच जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के सारी चीज़ों को बताते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है और किस तरीके से। अब इसी चीज़ों को हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे, अभी लिखना नहीं है, कम से कम 5-10 मिनट, अभी सिर्फ समझाएंगे, फिर 1 बाय 1 उन चीज़ों पर हम लोग आते हैं। आपको ये पता है किसी भी एटम में ये उसका क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, इसको हम ऑर्बिट नाम रखते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर उसके बाद एक और इस तरीके से, तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, इसका सर्कुलर जो दिख रहा है वो उसका ऑर्बिट है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये इसी ऑर्बिट को समझाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ को बताएगा, ऑर्बिट, मतलब कौन से ऑर्बिट में। इसको हम लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, और ये क्या है, थर्ड ऑर्बिट। इसी का दूसरा नाम होता है KL M एंड सो ऑन। दोनों सेम ही चीज़ है। जब नंबर्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहते हैं, ऑर्बिट, और उसके जब इसमें अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं, उसको सेल कहते हैं। जैसे किसी कोई बच्चा है तो उसका अपना एक नाम भी है और स्कूल में रोल नंबर भी है, तो उस पर्टिकुलर नाम से अगर बुलाया जाए तो वो बच्चा आ जाएगा, अगर बोला जाए रोल नंबर 5 आ जाए तो भी वो वही आएगा। तो ये सेम ही चीज़ है, बस उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से सेल में मौजूद है, इस प्रकार से, मतलब या कौन से ऑर्बिट में है। अब मान लो कि हमें बोला जा रहा है कि आपको थर्ड ऑर्बिट में आना है। अब थर्ड ऑर्बिट में आते हैं तो थर्ड ऑर्बिट में ये पूरा सर्कुलर एक पाथ दिख रहा है, तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कैसे पता चलेगा। तो सेकेंड जो है ये n हो गया हमारा, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें बता दिया कि n का क्या होता है, कौन से ऑर्बिट में। नेक्स्ट हमें आना है एजिमुथल क्वांटम नंबर पर। ये क्या बताता है, दैट इज L के बारे में, मीन्स ये क्या हो गया, सबशेल कहते हैं। अगर ये सेल है तो ये क्या हो जाएगा, सबशेल।
सब सेल जो है वो सेल के अंदर में होता है। जिस प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो जो सब इंस्पेक्टर की जितनी भी वर्किंग होगी, जो भी प्रोसीजर होगा, वो किसके अंडर में होगा? हाँ, इंस्पेक्टर के अंडर में होगा। मतलब या वो इंस्पेक्टर अगर मान लो कहीं लीव पर है तो ये उसकी तरह क्या करेगा? ट्रीट करेगा। बात समझ में आ रहा है ये चीज़ें? तो यहाँ पर ये लेकिन उसी के अंडर में ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो ऑर्बिट है इसके अंदर में क्या होंगे? बहुत सारे सबसेल होंगे जो एल होता है। जैसे यहाँ पर एक सबसेल है, यहाँ पर 2 सबसेल है, और इसमें क्या है? 3 सबसेल है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एस पी, है ना, इस तरीके से। हाँ, ये एस हो जाएगा और ये पी हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एस पी और ये डी होगा, फिर आगे तक बढ़े। तो ये इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर हम कह दे रहे हैं कि आपको कहाँ आना है? पी में आना है, तब ये अच्छे से डिफाइन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सोसाइटी में चले गए तो बहुत सारे ब्लॉक है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, और आपको कह दिया जाए कि आपको बी ब्लॉक में जाना है, तो थोड़ा सा एड्रेस आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसेल जो होता है वो कहाँ पर होता है? सेल के अंदर मौजूद होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसके बारे में आएंगे डिटेल्स में कि कितने सबसेल होंगे, क्या होंगे, इस तरीके से। तो हम लोग अब सबसेल में भी पहुंच गए। अब है कि उस पर्टिकुलर मान लो ब्लॉक में बहुत सारे फ्लैट होंगे, तो इसका मतलब है, देखो समझाते हैं कि एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा, फिर भी आते हैं हम लोग उस पर ना। और डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये उनमें से कहाँ जाना है? जैसे इसमें पी में 3 ऑर्बिटल है और हमें यहाँ आना है, तो ये कौन बताता है? मैग्नेटिक, बोलो, क्वांटम नंबर। ये होता क्या है? ये किसको बताता है? ऑर्बिटल को। ऐसे लोग बोल देते हैं एस ऑर्बिटल भी, पी ऑर्बिटल भी बोल देते हैं, लेकिन ये उसमें थोड़ा सा एक हिडन चीज़ें लगा हुआ है। इनर ऑर्बिटल उसका नाम होता है, या इसको तो आप कह सकते हो सबसेल। सबसे बढ़िया वर्ड है सबसेल इसको लिए। अगर एस ऑर्बिटल कहे तो मतलब इसका होता है एस इनर ऑर्बिटल, मतलब ये इसके बारे में बात करें। पी इनर ऑर्बिटल मतलब 3 की बात कर रहे हैं, और सिर्फ सिंगल एक के बारे में बात करें, इट मीन्स पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, ये उस तरीके से आता है। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में। तो हमें ये पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन यहीं पे मौजूद है। अब वहाँ पर आइदर क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर है जो उसके बताएगा कि आइदर क्लॉकवाइज है या ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो उसी को हमको पहचानना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर हमें बता दिया जाए किसी इलेक्ट्रॉन को पहचानना है कि ये कौन होगा, जैसे मान लो कि बोला जाए और यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक का फेस इधर है, एक का फेस उधर है, और बोल दिया जाए कि जो टीचर की तरफ फेस क्या है जाकर उसको शूट आउट कर दो, तो बेसिकली क्या हो गया? आपको आइडेंटिफाई कर लिए, रांची में आना है, किलबंट कॉलोनी में आना है, बायो में आना है, और जो बच्चा टीचर की तरफ फेस करके बैठा हुआ उसको उड़ा दो। यही हुआ ना? तो इसका मतलब है कंप्लीट आपको क्या पता चल गया? एड्रेस के बारे में। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है, चाहे एस में हो, पी में हो, डी में हो, फर्स्ट में हो, सेकेंड में, थर्ड में हो। तो क्या ये जो चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं वो एड्रेस अब समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है? इसे समझने में किसी पॉइंट में किसी बच्चे को दिक्कत है ना? अब बनाओ इसको।
थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है ना। समझाने में तो कुछ जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिखने में तो कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत पढ़ाना है ना। 9-10 महीने में ही 11-12 दोनों पढ़ाना है, और जितना जल्दी पढ़ाएंगे रिजल्ट होता है रिवीजन से, है ना। ये नहीं कि नीट एग्ज़ाम 7 को ख़त्म है और हम 5 को सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जब 2 महीना 3 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट होगा ना, उसका फिर अलग रिवीजन का एक अलग है। तो क्लास में कोशिश करें कि थोड़ा सा तेज़ी से लिखें, है ना। समझाने में हम वैसा नहीं करेंगे कि बहुत तेज़ी पढ़ा रहे, लेकिन लिखने में तो कर सकते हैं ना। और दूसरी बात है कि अगर मान लो अब हल्का हल्का सा लिख लो उस तरीके से, बहुत अच्छे से करना हो तो आपको शायद PDF मिल जाता होगा, तो घर पे जाकर के रिवाइज भी हो जाएगा। और ये भी है ना, घर पे एक बार रिवाइज करना, जो भी पढ़ाएं तो एक बार कोशिश करें कि PDF एक बार देख ले, रिवाइज जो भी चीज़ छूट गया। बहुत सारा बच्चा तो बोर्ड से भी गलती लिख देता है, अगर कॉपी चेक करने लगे तो कॉपी में गलती रहता है, खुद से कुछ लिखता है। तो घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लेना, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। कुछ डाउट है? हाँ, अभी तो शुरुआत है। हाँ, क्या, कौन सा एग्जाम्पल? हाँ, अरे स्पिन में क्या है तुमको पता है? ये डब्बा है, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है? हाँ, दोनों रहेगा। तुम्हारा डाउट क्या है? एग्जैक्टली स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे इसको एजम्पशन है, अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ है, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ है। दोनों है, जैसे प्लस हाफ बोले इसका मतलब ये हो गया, माइनस हाफ बोले इसका मतलब ये हो गया। हाँ, दोनों रहेगा मतलब दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज? दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, क्या चाह रहे हैं? मतलब कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो उसको मतलब एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मतलब अगर राइटिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना रहेगा किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो फिर चारों लिखेंगे, N L M स्पिन सब लिखेंगे। रुक जाओ, अभी आ रहे हैं उसी पर, ठीक है। चलो, ये तो पहले बस इंट्रोडक्शन पार्ट था कि वो होता क्या है। तो लिखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो चीज़ तुम चाह रहे हो ना कि सर व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, हमें लग रहा है वो तुम चाह रहे हो, तो वहाँ तक आने के लिए टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, है ना। व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स ऑफ 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, तो उसमें तुम N L M और स्पिन के बारे में पूछ रहे हो, वो आ रहे हैं उस पर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या होता है बोलो? हाँ, स्मॉल n। और ये खासियत है, चारों जितने भी क्वांटम नंबर्स है सभी स्मॉल लेटर्स में होते हैं, चाहे S P D F सारे क्या होंगे आपके, या इसमें क्या कहते हैं, N की बात करें, L की बात करें, M की बात करें या स्पिन की बात करें, ये चारों किस में रहेगा आपका? स्मॉल लेटर्स में। तो इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल n। n का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ये n अच्छा रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिट्स नंबर और नेम ऑफ सेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये कहते हैं ऑर्बिट्स के नंबर को या सेल। ऑर्बिट का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा? ऑर्बिट, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। और कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, इसलिए हम लोग सीधे यहाँ पे n लिख लें। अगर नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहेंगे उसको? ऑर्बिट। और अगर उसके नेम से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल। तो कभी भी K L M N, है ना। अब उसके बाद में O एंड सो ऑन, इस तरीके से चले जाना। तो कभी भी ऐसा नहीं सुने होगे kth ऑर्बिट या एल्थ ऑर्बिट, कभी भी नाम क्या सुने होगे? K सेल, L सेल। कभी ऐसा सुने हो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल?
क्या सुने हो? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। मतलब इसका मतलब है कि जो ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वर्ड हम लोग इसको नंबर्स यूज करेंगे, और अगर ये अल्फ़ाबेट्स में अगर यूज करेंगे तो वो क्या होगा? सेल होगा। सर जेड के बाद क्या लिखेंगे? Z1 Z2 Z3 लेकर के Zn तक चले जाओ, है ना, ये IUPAC में लिखा हुआ है ना, कि अगर इवन SPDF भी चलेगा ना तुम Z तक, फिर उसके बाद क्या होगा? तो Z1 Z2 Z3 हो जाएगा उतने, और जाने में करोड़ों साल लग जाएंगे, तुम लिख कर रख लो, है ना, बहुत साल लग जाएंगे उसमें। क्योंकि एक सेल जितने भी एलिमेंट ये क्यों आ रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ एलिमेंट्स, और 120 एलिमेंट्स अभी आ चुके हैं, अब इसको डिस्कवर होने में बहुत साल लगेंगे। तो मेरा वर्ड याद रखना कि सर 2023 में ये बोले, 2053 में, 53 में अभी तक कितने एलिमेंट्स बढ़े हैं? ज़्यादा ज़्यादा 125-26 तक जाएगा, तो 5 ही बढ़ेगा ना, और इसमें तो एक्सपोनेंशियल में जाता है। ऐसे IUPAC में ये लिखा हुआ है कि अगर इसको एक्सीड कर जाएगा तो फिर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? Z1 Z2, और नंबर का फिर कोई लिमिटेशन नहीं। यहाँ तक क्लियर है ये? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। अगर हम बात करें रेंज, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो। 1 to n। कभी भी ऑर्बिट के जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इससे स्टार्ट होता है। तो ये रेंज क्या हो जाएगा? 1 से n, है ना। चलो इसको लिखते चलो। अब साथ साथ में लिखते रहना है ना, साथ साथ में जैसे बोलते चलेंगे लिखते रहना है। लिख ली इसको। अगर हम आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, ये किसके बराबर होगा? बोलो। 2n²। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये n है और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, 2 × 3²। फोर्थ ऑर्बिट में आ जाओगे तो 2 × 4²। फिफ्थ ऑर्बिट में आ गए तो कितना हो जाएगा? 50। सिक्स ऑर्बिट में आ गए तो कितना हो जाएगा? 72 एंड सो। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जैसे हम कह सकते हैं कि इस क्लास की स्ट्रेंथ अगर मान लो 60 है तो मैक्सिमम 60 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, उससे कम बैठे ही यहाँ पर। तो ये वही चीज़ है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? दैट इज 2n², उससे कम पॉसिबल। तो ये किसके बारे में बात करें? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। इसलिए कभी भी देखे होगे कि अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, फिर इसमें बोलो 8, फिर 18, फिर ये क्या होता है? 32 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? लिखते चलना है साथ साथ में ना, ये नहीं कि रुके हैं बैठ के। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर आ गया। और एक चीज़ थोड़ा सा इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे, तो ये क्योंकि आगे काम आने वाला है। आपको ये पता है कि एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस देयर एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, ये पता है ना? एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस
their energy also increases. उसकी एनर्जी जो है वो भी बढ़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, एक कंसीडर कर ले रहे कि हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, एटम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि E1 की एनर्जी क्या होती है, -13.6। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला चाहिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे फॉर्मूला, तो En किसके बराबर होता है, -13.6 Z²/n² एंड द यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो Z तो हम हाइड्रोजन लिखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, n पर। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए तो 13.6/1², तो ये -13 इस तरीके से आ गया। अगर इसी तरीके से हम बात करें सेकेंड ऑर्बिट में E2 में, तो E2 क्या हो जाएगा, -13.6 /2², मतलब -13.6/4, ये किसके बराबर आएगा, -3.4। इसी तरीके से अगर E3 निकालते हैं तो E3 क्या आ जाएगा, -13.6 /3², मतलब 9, तो ये आएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू -1.51। तो एक चीज़ देखो, E1 से बड़ा E2 है, वैल्यू में देखो, निगेटिव साइन देखो, है ना। कोई बच्चा है जो पहले -13 लाया था, अगला टेस्ट में -3 ला रहा, इम्प्रूवमेंट है कि क्या है, इम्प्रूवमेंट है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, बढ़ रहा। फिर अगले में कितना लाया, -1.5, तो ये इम्प्रूवमेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या हुआ, तो जैसे जैसे उसके ऑर्बिट्स बढ़ेगा उसके नंबर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, हाँ, मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, बोलो, विल बी एट इन्फिनिटी। कितना होगा, दैट इज E इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0, है ना। उससे अच्छा है कि एग्जाम में जाए सिर्फ नाम लिख कर आ जाए। निगेटिव स्कोर करने से अच्छा है ना कि एग्जाम में जाए बस नाम लिख करके आ जाए। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा। फिर एक बार जेई में ऐसा हुआ था, 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, जो 0 नंबर लाया था उसका 13 लाख रैंक था। इसका क्या मतलब हुआ, 2 लाख बच्चा निगेटिव में लाया था नंबर। राजस्थान में भी किसी इंट्रेंस पे हुआ था, जो 0 नंबर लाया था उसका सिलेक्शन हो गया था, किसी गवर्नमेंट जॉब था, उसका कट ऑफ ही वैसा ही था। तो ये एनर्जी वाला पोर्शन क्लियर है। तो एनर्जी के बारे में हम बस ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी क्या होगा उसका, ये बढ़ता जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से है। तो हमें यहाँ तक किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है ये चीज़ पता चल गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या KLM इसमें पता चल गया। नेक्स्ट है कि अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर, है ना। एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या होता है ना, स्मॉल l। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लिखना, इट रिप्रेजेंट द सबसेल। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सबसेल। और सबसेल कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में या सेल में कितने सबसेल होते हैं, बोलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल
कितने होंगे बोलो? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल और ऑर्बिट, ये कितने के बराबर होता है? हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल किसके बराबर होता है? कितना होता है? हाँ, यही सही आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर हम बात करें सब सेल या एजोमिथल क्वांटम नंबर, वो n के बराबर होता है। और n क्या है? ऑर्बिट के नंबर्स, मतलब जितना ऑर्बिट होगा उतना ही उसका क्या होगा? सब सेल। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ये किसके बराबर होगा बोलो? दैट इज n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर इसका मतलब नहीं समझे हम। इसका मतलब यही है, इधर देखो, अगर n की बात करते हैं और ये सब सेल, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब सेल होंगे बोलो? 1 होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? s कहते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में p सब सेल नहीं देखोगे। कोई बच्चा ऐसा है जो किसी किताब में देखा होगा 1p देखा होगा? नहीं ना, इसमें 1p पॉसिबल नहीं है। अगर आते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्बिट में, तो नंबर ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे? ये क्या देखे होगे? s और p देखा, इसलिए 2s 2p देखे होगे, 2d नहीं देखे होगे। अगर हम बात करते हैं थर्ड में, तो थर्ड में 3 हो जाएंगे, कौन कौन? s p d। क्या कोई बच्चा 3f देखा है? हाँ, नहीं। तो फोर्थ में कितने हो जाएंगे? 4, कौन कौन? s p d f। फिफ्थ में फिर उसके बाद में बढ़ते चले जाओ, है ना, g आ जाएगा, h आ जाएगा, फिर फाइनली कहाँ पहुँचोगे? z पर, फिर z के बाद z1 z2 z3, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये नंबर ऑफ सबसेल वाला चीज़ क्लियर है? यस और नो? कहने का मतलब है कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसके अंदर क्या होगा? सिर्फ एक s होगा। फिर अगर मान लो ये सेकेंड ऑर्बिट है, तो इसके अंदर क्या होगा? ये s होगा और p होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? s p, और ये क्या हो जाएगा? s p d। मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ सबसेल भी क्या होगा उसमें? ये बढ़ेगा। मान लो कोई ऐसा तुम अपार्टमेंट में चले गए जहाँ सिर्फ एक ही बिल्डिंग है, तो वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है। नंबर ऑफ बिल्डिंग बनेगा तब तो वो अलग अलग नाम रखेगा ना इसका। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। तो नंबर ऑफ सबसेल किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर होगा। कहीं कोई दिक्कत? और ये जो SPDF है, इसमें ये L होता है, और रेंज ऑफ L क्या होता है? लिख लिए इसको। L का रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ L कितना होता है बोलो? जीरो टू n माइनस वन। कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to n माइनस वन। अब जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट बेंच में 4 बच्चे हैं, इसको बोलेंगे तुम काउंटिंग स्टार्ट करो, ये बोलेगी 0, ये 1, ये 2 और ये 3। मतलब 4 बच्चे हैं और काउंटिंग अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें तो कभी भी जो मैक्सिमम नंबर है उसे क्या होगा? एक कम आएगा। इसीलिए इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से n माइनस वन। ये चीज़ क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अगर s है, p है, d है, f है, g है एंड सो ऑन, इस तरीके से है, तो यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 एंड सो ऑन। याद रहेगा? यही बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो ऑर्बिट के जो नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है, और ये सबसेल कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, है ना? लिखो उसको। लिख ली इसको।
अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पर्टिकुलर सबसेल में कितने होते हैं, बोलो कितने होते हैं? 2 × 2l + 1। जो अभी पूछ रहे थे मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल कितना होता है, तो कोई बच्चा ये फॉर्मूला बता रहा था। तो ये फॉर्मूला किसका है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वेयर एल इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो हम लोग अब देखो जैसे बात करते हैं कि ये सबसेल है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर एस सबसेल के बारे में बात करें तो एस सबसेल में एल की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 0। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 0 + 1। आपको पता है कि एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। पी में बात करते हैं तो L = क्या हो जाएगा? 1। तो 2 × 1 + 1, तो ये 2 + 1 3, 3 × 6, 3 × 2 क्या हो जाएगा? ये 6। इसी प्रकार अगर हम लोग डी की बात करें तो डी में L = क्या हो जाएगा? 2। तो ये 2 × 2 × 2 + 1, ये कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर हम लोग F के लिए बात करें, F में L की वैल्यू क्या है? 3। तो ये 2 × 3 + 1, तो 6 + 1 7, 7 × 2 क्या हो जाएगा? 14। और हमें लगता है कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं सभी को ये पता है कि S में 2 होता है, P में 6 होता है, D में 10 होता है और F में 14 होता है। ये चीज़ें क्लियर है? लिखो इसको जल्दी से। लिखना है आपको सारी चीज़ें, है ना, एकदम नए से शुरुआत करना है ना। ये नहीं कि सर ये मेरा पढ़ा हुआ है, तो क्योंकि अगली बार एग्जाम दोगे तो फिर तुमको 0 से शुरू करना है, इस बात पे ध्यान रखो, है ना। अगली बार 0 से शुरू करोगे तो ये आएगा। जैसे 1-2 बच्चा मिलता है, बोलता है सर बायो में 320 आ रहा है तो इस बार हम बायो की ट्यूशन नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे बच्चों को मन करता है मारे 2 थप्पड़। ऐसा थोड़ी अगली बार तुम 320 से शुरू करोगे एग्ज़ाम, फिर तो 0 से करना है। तो इसलिए कॉमन एडमिशन लेना ज़्यादा सही रहता है तीनों सब्जेक्ट में, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में 0 से स्टार्ट करना है। और ऐसे बच्चे जो प्लानिंग करते हैं ना कि हमको बायो नहीं पढ़ना है, तो अगली बार उनका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा हो जाता है और बायो में धड़ाम हो जाता है, तो ओवरऑल तो रिजल्ट नहीं है ना। तो जैसे कल भी एक बच्चा फ़ोन बोला कि हमको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, तो हम बोले कि एक ही शर्त पर पढ़ाएंगे, जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का टेस्ट लेंगे और तुम्हारा 100% नंबर आ जाए। देख रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस, देख रहे हो बच्चों का। चलो ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो हम समझाते हैं, ये तुमको ये बताएगा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट है ना, और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल होते हैं? एक ही होते हैं। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर यहाँ पर लिखें n = 1 और n = 1 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? एस सबसेल में। क्या ये चीज़ क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग n = 2 में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ पर है? 2 इसमें है और 6 इसमें। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, उसमें सेकेंड ऑर्बिट में तुम क्या लिखे हो? 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? 2 है एस में और 6 कहाँ पर है? इसमें। तो ये कभी भी सी के सम के बराबर आएगा। अगर n = 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 3 सबसेल है, पहले में 2 हैं एस में, पी में 6 हैं, इसमें कितने हैं? 10। इनको ऐड करो, कितना आ रहा? 18। और यही चीज़ हम आपको बताए थे कि 2n² में लगा दो तो कितना आ रहा है? 18। फिर अगर इसी तरीके से n = 4 की बात करें,
तो यहाँ पर कितने सबशेल हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे इस तरीके से। तो कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 है, 6 है, 8 है, नहीं 10 है और ये 14 है। इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? 32 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सम उसके सम बराबर ही होंगे, है ना। मान लो कि ऐसा है कि एक बार में ऐसा है कि मतलब एक ही साइड में सारे बच्चे बैठ जाए, फिर उन्हीं बच्चों को 2 साइड में डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो 32 इलेक्ट्रॉन्स है, अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर दिए कि 2 इसमें रहेगा, 6 इसमें रहेगा, 10 इसमें रहेगा और 14 इसमें रहेगा। तो आई थिंक हमें लग रहा है कि ये क्वांटम नंबर, ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गया होगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम में। तो एंगुलर मोमेंटम देखो हम दोनों एक ही साथ में पढ़ेंगे। एक को कहते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट ये बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े होगे। ये कहता है कि उसी इलेक्ट्रॉन को हम परमिट करेंगे उस ऑर्बिट में जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है? h/2π। मतलब ये क्या हो जाएगा? nh/2π। इस नाम को देखना, यहाँ पर हम क्या बात करें? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू nh/2π। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, तो क्या बोलोगे? h/π। ये n क्या है? हाँ ना, n इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज प्रिंसिपल। तो पहला क्या हो जाएगा? h/2π। सेकेंड क्या होगा? h/π। थर्ड क्या हो जाएगा? 3h/2π। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2h/ ये पाई, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होगा, लेकिन ये पढ़ना होगा कि किसके बारे में बात करें, दैट इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट वन इज सबसेल एंगुलर मोमेंटम। नहीं सुने होंगे कहीं पर? क्या नाम सुने होंगे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू, ये क्या होता है? √L इंटू L+1/h/2π। ठीक है, h/2π। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज √L, और ये इस तरीके से। तो ये इसका मतलब है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये किस पे डिपेंड कर रहा? ओनली ऑन अपॉन द वैल्यू ऑफ L। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये L है और ये एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है, तो मान लो कि S ऑर्बिटल के लिए बताना है। S ऑर्बिटल में L की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? ये 0। तो इसका मतलब है चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, कोई भी हो, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये 0। ये एकदम बुद्धि नहीं लगाना है इसमें कि सर 1s का 0 हो गया तो 4s का कैसे 0 होगा? 4s तो बड़ा है, तो एंगुलर मोमेंटम कुछ होना चाहिए। ये नहीं लगाना है इसमें। ये एक्चुअली बेसिकली 1s क्या होता है? स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल में कोई ऐसा एंगल नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आपका? ये 0, है ना। मतलब फाइनली वहीं पर आकर पहुंचोगे, है ना। ये पीरियोडिक फंक्शन की तरह है, सर्कुलर है तो वहीं पर आकर के पहुंचोगे। तो ये उसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1s हो, 2s हो, 3s हो, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1s 2s 3s 4s। तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इक्वल, 0। तो क्या आंसर हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, एंड इक्वल में भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। अगर p ऑर्बिटल के लिए बात करें तो p में l की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो 1 इंटू 1 + 1 ये √2 होगा। तो मतलब इसको ऐसे कह सकते हो कि √2h/2π विच इज इक्वल टू h/√2π। ठीक है, लिखो उसको।
नेक्स्ट आए, लिख ली इसको। नीचे डी के लिए लिख लो, घर पे अब सॉल्व करना है इसको। नीचे थोड़ा सा स्पेस दे दो और डी के लिए ये करना। तो ये चीज़ें हमें पता चल गया कि हमें ऑर्बिट में जाना है। ऑर्बिट में भी कहाँ जाना है? सबशेल में, दैट इज SPDF। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये चीज़ भी पता चला गया। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये सब चीज़ भी क्लियर है। नाउ थर्ड अब हम आते हैं, उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? M। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, सही आंसर है, लिखना इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल्स। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल्स को कहता है। सर ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स क्या होता है बोलो? वो तो होता ही है, रीजन ऑफ स्पेस वेयर probability of the region of space where probability of finding electron is क्या होगा? मैक्सिमम। द रीजन ऑफ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा तो वो ऑर्बिटल्स नहीं है। तो ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं? ये चीज़ें क्लियर है, मतलब उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही रहेगा। तो ये इसी चीज़ के बारे में हम लोग कहते हैं। और ये क्या होता है? ये M के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, ये किसके बराबर होगा? ऑर्बिट में L कहाँ से आएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये n स्क्वायर होगा। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। यही तो लिखवाए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? n स्क्वायर। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 2n स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ये किसके बराबर होगा? 2l+1। और एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए देखो नंबर ऑफ सबसेल में वाले में क्या लिखे थे? 2 × 2l+1। तो मतलब दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट ये होगा, और ये क्या होगा? सबशेल होगा। क्लियर है? अब आते हैं देखो एस सबसेल में। ठीक,
और s में l की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के फॉर्मूला क्या होता है, 2l + 1। तो 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा, बोलो, 1 होगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो प्लस माइनस क्या होता है, +- l होता है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल हम बना रहे हैं बेसिकली ये तो s ऑर्बिटल सर्कुलर होता है, स्पेरिकल होता है, लेकिन रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं हम लोग, एक बॉक्स में, डब्बा कहते हैं इसको। तो ये एक बॉक्स बना दिया, मतलब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 है। l की वैल्यू 0 है तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, ये 0। ये नंबर है 0 का मतलब ये नहीं कि मतलब एब्सेंट है या कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर मान लो कि रोल नंबर इस तरीके से हम कर रहे हैं, मान लो +- l होगा, जैसे यहाँ पर -1 0 +1। ये एक प्रकार का नंबरिंग है ऑर्बिटल्स के। सेकेंड है p ऑर्बिटल। p सबसेल में l = क्या हो जाएगा, 1। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, बोलो, 3 होगा। 2 × 1 + 1 3। तो अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 3 बनाएंगे। इसके नंबर्स क्या क्या होंगे, -1 0 +1। कुछ समझ में आया आपको, मतलब s में एक ही है और उसका नंबर क्या है, 0। p में 3 है जिसका नंबर है -1 0 और +1। d में l = क्या हो जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 5। और ये क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 0 +1 और ये +2। तो यहाँ पर अगर आपको बोला जाएगा कि इसमें d ऑर्बिटल्स में आना +1 में आना, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है। -2 -1 0, मतलब ये वहाँ से वहाँ तक ये फॉलो करेगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से f के लिए बात करें तो l = क्या हो जाएगा, 3। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 7। तो ये बॉक्स जो है वो अब कितने बॉक्स बनाना पड़ेगा, 7। इसके नंबर्स क्या हो जाएंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2। इसलिए s में कितने हो जाएंगे, 2, इसमें 6, ये 10 और ये इस तरीके से। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये अब एग्जैक्ट कंप्लीट एड्रेस बता दे रहा आपको कि इलेक्ट्रॉन मान लो 3d में है और -1 में, मतलब 3d -1 क्या हो जाएगा, मतलब इसके बारे में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। तो एग्जैक्ट पहुँच गया। अब इसी के बारे में क्या रहता है, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, वो तो अलग चीज़ है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्लियर है। इसमें एक वो पूछ देता है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ देता है। फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं लेकिन ये आगे काम आएगा, लिख लेना। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है ना, फाइन। चलो लिखो मैग्नेटिक मोमेंट। ये फॉर्मूला है, बॉन्डिंग में काम आता है मेनली। मैग्नेटिक मोमेंट = क्या हो जाएगा, √n × n+2। यूनिट क्या होता है इसका, bm होता है, बोर मैग्नेटॉन। और यहाँ पर n जो है वो ऑर्बिट नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान में रखना। वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर n = 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, 0। तो इस केस में ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और n = 1 आ जाए तो या नॉन ज़ीरो हो जाए तो ये क्या होगा, ये पैरा। ये मैग्नेटिक, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन अभी दे रहे हैं, फिर इसका यूज़ होगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग में, इसमें पूछा जाता। तो ये जो वहाँ पर जो कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी डब्बे में भरते हैं, ना वहाँ पर।
कोऑर्डिनेशन में भी देखे होंगे ना, कोऑर्डिनेशन में जब भी हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या लगाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वहाँ भी इसी तरीके से भरते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ भी काम आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आया मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ कहीं कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग लास्ट वन, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एस है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट the orientation of इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखो दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट बंद, ऑफ एन ऑर्बिटल और ब्रैकेट बंद ऑफ एन ऑर्बिटल। मतलब उस ऑर्बिटल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है ये उसके किसको बता रहा है? ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, देखो होता क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को समझो। एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन रहना, ये एक तरीके से ऐसा लग रहा होगा कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। और दो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को एक जगह रहना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा रोटेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर होता क्या है, मान लो कि अगर हम देखें ये नॉर्थ पोल है और इसका क्या है? साउथ पोल है, और ये इसका क्या हो जाएगा? ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? नॉर्थ से साउथ। तो मान लो ये इधर की तरफ आ रहा है, और तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये क्या कर रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन था, लेकिन आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो यहाँ अट्रैक्शन आ रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है? अट्रैक्शन आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन दो जगह से आ रहा है, रिपल्सन क्या है? एक ही जगह से। तो बेसिकली कहते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो डोमिनेट किस पे कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन पर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मान लो कोई ऐसा दुकानदार है जो कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके दुकान पर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? मान लो कोई डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर रूडली बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर में अगर टैलेंट है, जाओगे कि नहीं जाओगे? मतलब क्या हो रहा? टैलेंट डोमिनेट किस पे कर गया? बिहेवियर पर, उसके नेचर पर। मतलब जो रिपल्सन जो आ रहा है, बिहेवियर की वजह से तुम्हारे अंदर रिपल्सन आ रहा है, लेकिन फिर अट्रैक्ट क्या कर रहा कि मेरा जान यही बचाएगा। तो ये वही चीज़ है, इसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन है। तो ये अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट किस पे कर जाएगा? रिपल्सन में। यही रीज़न है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो, लेकिन दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? बोलो ये। मान लो अब रूडली भी बिहेव करे और ट्रीटमेंट भी खराब कर दे, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रह सकते या ऐसे नहीं रह सकते। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी हो जाएगा और मैग्नेटिक रिपल्सन भी हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक डब्बा में कुछ ऐसा ही रहता है, और जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जैसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम लोग अपवर्ड एरो से दिखाते हैं और इसको डाउनवर्ड से, और इसको क्या करते हैं? प्लस हाफ एज्यूम करते हैं और इसको माइनस हाफ एज्यूम करते हैं। अभी तक हम एज्यूम वर्ड यूज नहीं किए थे। यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एंटी क्लॉकवाइज और उसको प्लस हाफ लेकर किस तरीके से कर देते हैं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। फिर वो मान लो जैसे यहाँ पर है, अब तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम प्लस हाफ भी ले सकते हो और माइनस हाफ भी ले सकते हो। फ्रीडम है अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अगर यहाँ पर अब तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है, अब तुमको जितने भी अपवर्ड है उसको क्या लेना पड़ेगा? प्लस हाफ, और डाउनवर्ड वाले को
माइनस हाफ, इसलिए इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो स्पिन में लिखना क्या लिखो, ओरिएंटेशन ना, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। नेक्स्ट लिखना, इट इज एज्यूम दैट clockwise rotation will be plus half. It assume that clockwise rotation will be plus half. Clockwise rotation will be plus half and anti-clockwise rotation will be minus half. Anti-clockwise will be minus half. लिख ली इसको। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसी में स्पिन क्वांटम नंबर का ही है, यहाँ पर एक वर्ड पढ़ते हैं सम ऑफ स्पिन, और ये कैपिटल एस है। सम ऑफ स्पिन, जो स्पिन है ना उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि वो कितना सम होगा। जैसे अगर यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन क्या होगा, बोलो, प्लस हाफ। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सम ऑफ स्पिन क्या हो जाएगा, 0 होगा, जिससे प्लस हाफ और प्लस हाफ क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा, ये 0। अगर मान लो कोई एक इस प्रकार से चीज़ें हैं तो इसका सम ऑफ स्पिन क्या हो जाएगा, प्लस 3/2, मतलब हाफ हाफ हाफ। इसका सम ऑफ स्पिन क्या हो जाएगा, बोलो, +1। तो सम ऑफ स्पिन कैसे कैलकुलेट करना है, समझ में आया। जो भी क्लॉकवाइज है उसको प्लस हाफ कंसीडर करना, और जो डाउनवर्ड है एंटी क्लॉकवाइज उसको माइनस हाफ करना। तो इससे क्या आ जाएगा आपका सम ऑफ स्पिन। इसी के बाद आता है स्पिन नंबर विच इज इक्वल टू 2s+1, और ये s क्या है, बोलो, सम ऑफ स्पिन। स्पिन नंबर इज 2s+1। अगर इसके बारे में बात करें कि इसका स्पिन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 × ½ + 1 है ना। तो ये स्पिन नंबर होता है। स्पिन नंबर क्या होता है, ये चीज क्लियर है, यस नो। देखो, अगर हम लोग इस तरीके से बात करें, मानो ये ऑर्बिटल है, ठीक है, और अभी कोऑर्डिनेशन तुरंत पढ़े हो, वीक फील्ड लिगेंड है। क्या वीक फील्ड लिगेंड इसको पेयर अप करेगा, नहीं करेगा। तो इसका सम ऑफ स्पिन क्या हो जाएगा, +5/2। सम ऑफ स्पिन क्या हो जाएगा, 5/2, और स्पिन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो, 6 होगा। और अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, ये क्या ले ले, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, अनपेड को पेयर अप कर देगा, ये भर दिया। अब इसका स्पिन नंबर क्या होगा, +½ सम ऑफ स्पिन +½ स्पिन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो, 2। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन है और वीक फील्ड लिगेंड है तो स्पिन नंबर क्या आ गया, 6। 5 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्पिन नंबर क्या आ गया, 2। इसी चीज़ को तुम लोग पढ़े होगे कोऑर्डिनेशन में और तुम रटे होगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों कहते हैं, समझ में आया। तो उसका रीजन क्या था, स्पिन नंबर। यहाँ पे जो स्पिन नंबर पढ़ते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर दे जाता है। इसलिए कहते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड फॉर्म्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल फॉर्म लो स्पिन, जो कि हमारे दिमाग से हमेशा उल्टा चलता है। हमें लगता है ना कि जो स्ट्रांग है उसको हाई होना चाहिए, जो वीक है उसको लो, लेकिन ये तो हमारा लॉजिक है ना, लॉजिक से केमिस्ट्री नहीं चलता है। तो ये चीज़ें कंसेप्ट
तो यहाँ पर देखो, तो क्यों हाई स्पिन लो स्पिन कहते हैं, ये चीज़ क्लियर है? यस नो? तो ये होता है हमारा स्पिन नंबर। तो स्पिन नंबर वाली चीज़ें क्लियर है।